नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे थे DSSSB के प्रीवियस ईयर पेपर, और जो पेपर था वो था हमारा PGT साइकोलॉजी का। तो इसके जनरल सेक्शन के मैथ्स के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप इन जो क्लासें हो रही हैं इनका PDF चाहिए तो वो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 10 तक हमने पहले ही कर लिए थे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है भाई, दूध और पानी के 3 मिश्रण जिनकी मात्रा क्रमशः 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर है, जिनमें दूध का 4/5 भाग, दूध का 3/4 भाग और दूध का 5/7 भाग है, मिलाए जाते हैं। मिश्रण में लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध का 6/7 भाग हो जाए। तो क्वेश्चन आप समझ गए। तीन जो है, तीन वो है मिश्रण है ना। दूध और पानी के 3 मिश्रण है। पहला है 3 लीटर का, दूसरा है 4 लीटर का और तीसरा है 5 लीटर का। पहले मिश्रण में जो है दूध की मात्रा कितनी है, 4/5 भाग। दूसरे जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा कितनी है, 3/4 भाग। और तीसरे मिश्रण में दूध की मात्रा है 5/7 भाग। अब हमें बताना है कि परिणामी मिश्रण में जो है कितनी शुद्ध दूध मिलाना चाहिए, जिससे कि लास्ट जो हमारा जो मिक्सचर बनेगा उसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 6/7 भाग। ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ गए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई पहला वो जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, 3 लीटर का। दूसरा मिक्सचर कितने का है, 4 लीटर का। और तीसरा है 5 लीटर का। उसके बाद पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 4/5 भाग। तो अगर पहले मिश्रण में से अगर हम दूध की मात्रा निकालनी चाहें तो कितना है भैया, 3 का 4/5 भाग। तो 3 का 4/5 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। और 12 को 5 से भाग करोगे तो 5×2 = 10, बचेगा 2, 5×4 = 20, 2.4 लीटर है ना। अगर ये लीटर में था, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी आ गई, 2.4 लीटर। अब दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा निकालेंगे तो दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा है कितनी, 3/4 भाग। तो 4 लीटर का 3/4 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। और 12 को 4 से भाग करेंगे, 4×3 = 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लीटर। ये है मिल्क और ये है मिल्क प्लस वाटर। ये मिश्रण है और ये है दूध, है ना। तो पहले में कितना आ गया, 2.4 लीटर दूध। दूसरे में आ गया 3 लीटर दूध। और तीसरे में निकालेंगे तो ये है 5 का 5/7। तो 5 का 5/7 कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 25/7। तो 25/7 कितना हो जाएगा भाई, 7×3 = 21। पॉइंट लग जाएगा। बचेगा कितना, 4, 7×4 = 28, 7×5 = 35, बचेगा 5 और 7×7 = 49। तो लगभग 3.57 लीटर आ जाएगा, 3.57 लीटर। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने मिक्सचर में से जो है दूध अलग कर लिया है, और मिक्सचर का जो हमारे पास 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, उसमें दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया। कैसे, इसमें मिल्क आ गया कितना, 2.4 लीटर, इसमें आ गया 3 लीटर, इसमें आ गया 3.57 लीटर। और जो 5 लीटर में से 3.57 लीटर जो माइनस करेंगे वो हमारे पास पानी आ जाएगा। अब आगे क्या बताना है भाई, मिश्रण में लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध का 6/7 भाग हो जाए। तो टोटल मिक्सचर है कितना, ये है 3 + 4 7 + 5 12। टोटल कितना है भाई, टोटल है ये हमारे पास 12 लीटर। 12 लीटर में दूध कितना है, तो 2.4 + 3 लीटर + 3.57, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 3.57 + 3, और ये है 2.4। जब आप इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 7, 5 4 9 और 3 3 6 और 2 8, 8.97 लीटर। तो मिल्क कितना आ गया, 8.97 लीटर। ये दूध आ गया हमारे पास, और बचा हुआ जो है वो है पानी। अब हमें क्या है, शुद्ध दूध मिलाना है ना। तो दूध है कितना, 8.97 लीटर। और इसमें मान लेते हैं कि x लीटर जो है शुद्ध दूध मिलाया जाता है। तो जो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 6/7 भाग। तो ये हो जाएगा 8.97 प्लस, मान लो x लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो मिक्सचर में भी x मिलाया जाएगा, टोटल मिक्सचर में। तो 12 + x बराबर किसके हो जाएगा, 6/7 भाग। तो 6 भाग हो जाएगा दूध और 1 भाग हो जाएगा पानी, या फिर टोटल मिक्सचर। अब इनकी जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 7 की 8.97 से गुणा करोगे तो 8.97, इसकी गुणा करनी है 7 से, तो कितना आ जाएगा, 7×7 = 49, 9 4, 7×9 = 63, 63 4 67, बचा 6, और 7×8 = 56, 4 60 और 2 62।
कितना आ गया 62.79, ये आ गया 62.79 प्लस ये 7 की x से गुणा होगी 7x बराबर 12 की 6 से गुणा होगी 12 छंग 72 प्लस 6x। तो भाई ये 7x है, ये 6x है, इधर जाके x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, और ये 62.79 72 में से माइनस हो जाएगा, तो 72 में से क्या माइनस करना है 62.79, ये 0 0 हो जाएगा। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचेगा कितना 11, 11 में से 2 गए 9, तो ये आ गया 9.21 लीटर। तो कितना शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा हमें 9.21 लीटर। अब अपने ऑप्शन को देखिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 9.2 लीटर जो है हमें शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा। अब जो है जैसे हमने यहाँ क्या किया भाई, 5 का 5/7 भाग निकाला और वो कितना है 3.57 लीटर। तो इसको हमें 3.57 लीटर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आप देखिए ऑप्शन काफी पास पास है ना, 8.7, 9.2, 8.2, 9.7। अगर ये ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्स में ले सकते थे, और अप्रोक्स में कितना ले लेते, इसको 3.6 लीटर ले लेते है ना। उसके बाद जो है कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती, 3.6 ये हो जाता, 2.4 ये था तो कितना हो जाता, ये हो जाता 6 लीटर, और ये +3 होके हो जाता 9 लीटर पूरा। तो अगर ये यहाँ 9 होता तो कैलकुलेशन हमारी और आसान हो जाती। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है, तो ऑप्शन अगर थोड़े दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर देखिए ऑप्शन इतने दूर दूर नहीं थे, नज़दीक थे, तो हमने 2 पॉइंट तक अपनी कैलकुलेशन को कर लिया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, द वैल्यू ऑफ 0.123434434 और ये जो है ऐसे ही चलता चले जाएगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आपको पता होगा जब भी कोई वैल्यू रिपीट होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.1234, उसके बाद 3 4 3 4, तो 3 4 3 4 ये रिपीट मोड पे चल रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.12334, और क्योंकि 3 4 3 4 ये यहाँ पर 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम बार लगा देते हैं। तो इसको जो है लिखने का तरीका ये होता है, जब भी कोई संख्या रिपीट हो रही हो तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और बार क्या दर्शाता है कि ये जो है इन दो संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जो है हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं इस तरह के, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो ये भाई लिख लेते हैं 1234, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस के 12 अपॉन जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देंगे, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लगा देंगे, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 लग जाएंगे 0, तो ये आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ये हो गया। अब 1234 में से 12 आपको माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1222 अपॉन 9900। अब ये किससे चला जाएगा, 2 से, 2 छंग 12, 2 और फिर 1, 611 अपॉन 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया भाई 611/4950, है ना। इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 611/4950। अब अपने ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 4, 611/4950, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आपको बस 2 चीज ध्यान रखनी है, क्या, एक तो जब भी कोई संख्या रिपीट हो रही हो, पॉइंट के बाद ऐसे रिपीट हो रही हो, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर बार लगा दो। जैसे यहाँ पर 3 4 3 4 बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने 3 और 4 के ऊपर बार लगा दिया। ऐसा भी हो सकता था 0.234444 और ऐसे चलता रहता, तब इसको हम क्या लिख सकते थे, तो 0.23 और 4 के ऊपर बार लगा देते। तो बार क्या डिनोट करता है, बार दर्शाता है कि ये 4 जो अंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो एक काम तो हमने ये किया। दूसरा स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, 1234 संख्या लिख लो, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसमें उसे जो है इस संख्या में से माइनस कर दो, अपॉन जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो। तो यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 बार हमने 9 लिख दिया। उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख दो, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं था तो 2 बार हमने 0 लिख दिया। बस इसको सोल्व कर लो। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज
27 टाइम्स दैट ऑफ अनदर स्फीयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 27 गुना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसे आप सीधे सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई एक का आयतन है 27, दूसरे का है 1, क्योंकि जो है एक गोले का आयतन दूसरे गोले का 27 गुना है। अगर दूसरे का 1 है तो पहले का कितना हो जाएगा, 27 गुना मतलब 27 हो जाएगा। तो ये इनका आयतन है, तो रेडियस कितने रेशियो में आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, है ना। तो इनकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 3:1। अब सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है 4πr², मतलब रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:1। तो सीधे सीधे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसे बड़े सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको फॉर्मूले से करना है, बेसिक तरीके से करना है, आएगा तब भी यही आंसर। तब कैसे कर सकते हो, जो आपके गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है 4/3πr³। ये गोले का आयतन होता है ना। तो एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 27 गुना है ना। तो ये है r1 अपॉन 4/3πr² बराबर 27/1, है ना, क्योंकि ये इनके आयतनों का जो है रेशियो दे रखा है। अब भाई 4/3π से 4/3π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1³ अपॉन r2³ कितना हो जाएगा, 27/1, और r1/r2 कितना आ जाएगा, 3/1। तो r1 रेशियो r2 कितना आ गया, 3:1। अब जो है गोले के जो है पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4πr²। तो ये हो जाएगा 4πr1² अपॉन 4πr2²। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, r1 कितनी है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन r2 कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा, 9/1। और ये क्या आ गया, ये आ गया पृष्ठ क्षेत्रफलों का रेशियो, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला था पृष्ठ क्षेत्रफल का, और ये 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 9:1। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इस झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि जब भी आयतन निकालते हैं तो r की क्यूब होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालते हैं r का स्क्वायर होता है। अगर r की क्यूब की वैल्यू हमें 27 दे रखी है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और अगर r² निकालना है तो ये हो जाएगा 9, और दूसरी रेडियस क्या थी, 1 ही थी, तो 1 का तो चाहे क्यूब कर लो चाहे स्क्वायर कर लो, 1 का तो 1 ही रहना है, इसलिए रेशियो क्या आ जाएगा, 9:1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न स्कूलों में विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। तो ये गेम्स खेलने वाले कौन कौन से गेम्स हैं भाई, क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है और बैडमिंटन है, और ये स्कूल्स हैं ABCD, और ये जो है स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्कूल A से हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या स्कूल B से बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो स्कूल A से हॉकी खेलने वाले छात्र हैं कितने, तो स्कूल A ये है और इसमें हॉकी खेलने वाले छात्र हैं 125 की संख्या का। स्कूल B से, स्कूल B ये है बैडमिंटन खेलने वाले, तो स्कूल B में बैडमिंटन खेलने वाले हैं ये 120 वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है ना। तो ये हो जाएगा 125/120 और परसेंटेज निकालना है 100। हमें यह बताना है 125 जो है 120 का कितने परसेंट है। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, ये 100% से तो ऊपर ही होगा, है ना। कोई भी संख्या अपने में कितनी होती है, 100% होती है, तो 120 का 100% कितना हो जाएगा, 120। लेकिन ये संख्या क्या है, 125, तो मतलब ये तो 100% से भी ज्यादा होगी। ये बात तो क्लियर है, 100% से ज्यादा होगी तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए, है ना, क्योंकि ये जो आंसर आने वाला है वो 100% से प्लस ही आएगा, तो दो ऑप्शन ये तो हमारे कट हो गए। अब आपको ऐसे भी तुक्का लगाना है, अगर आपके पास टाइम कम है और तुक्का ही लगा के चलना है तो दो ऑप्शन में भी आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि दो ऑप्शन को तो हमने एलिमिनेट कर लिया, लेकिन हमें तो सही आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो भाई, ये 20 से चला जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, और 125 की 5 से गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 ही करना 5 और 1 6, 625/6। तो ये इससे 6 और ये कितना हो जाएगा 0, 6 चौक 24 पॉइंट और 1 6, तो 104.1 कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। तो अब अपने ऑप्शन देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है 104 के आसपास, फोर्थ वाला ऑप्शन।
तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो संख्या का लगभग, क्योंकि आंसर भी लगभग में ही पूछा था, तो कितने परसेंट है, 104%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X% एंड Y% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो किसी वस्तु के सूची मूल्य पर X% और Y% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछा गया है ना, और कुछ कैलकुलेशन नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। फॉर्मूले पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ। और सक्सेसिव डिस्काउंट के दो X% और Y% के अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, X प्लस Y माइनस के XY अपॉन 100%। ये होता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया है, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। देखिए कितनी आसानी से आपके जो है 2 नंबर पक्के हो गए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 150 लोगों को एक काम को 90 दिनों में पूरा करने के लिए लगाया गया था। 45 दिनों के बाद पाया गया कि काम का केवल 2/5 भाग ही पूरा हुआ था। निर्धारित समय में काम को पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पर लगाया जाना चाहिए। तो एक काम है, उसके लिए 150 लोग लगाए गए और काम को भाई रखा गया है कि 90 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन 45 दिन बाद देखा गया कि काम का केवल 2/5 भाग ही कंप्लीट हुआ। तो अब जो बचे हुए 45 दिन हैं उसमें कितने और लोगों को काम पर लगाया जाए जिससे कि काम जो है 45 दिन में ही कंप्लीट हो जाए, या फिर टोटल काम जो है 90 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो 150 लोग 45 दिन तक काम करते हैं, है ना, तो काम कितना होता है, 2/5 भाग, है ना। अगर टोटल काम 5 था तो 5 में से कितना काम हो जाता है, 2 काम, और बचता कितना है, 3 काम, है ना। तो अगर 150 लोग 45 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना कंप्लीट हो जाता है, 2 काम कंप्लीट हो जाता है। हमें यह बताना है कि कितने लोग 45 दिन, बचे हुए 45 दिन, क्योंकि 90 दिन में से 45 दिन तो काम हो गया, बचे हुए कितने दिन हैं, तो 90 में से 45 माइनस करोगे, 45 दिन और बचे हैं। तो कितने लोग 45 दिन और काम करें जिससे कि ये बचा हुआ 3 काम पूरा हो जाए। तो इसको हमें सोल्व कर लेना है। तो भाई 45 से तो 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 2 से ये 150 75 वाला चला जाएगा और 3 की 75 में गुणा हो जाएगी। तो 3 पंजे 15 बचा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 225। तो 225 लोगों को जो है 45 दिन तक और काम करना पड़ेगा जिससे कि बचा हुआ 3 काम जो है कंप्लीट हो जाए। तो भाई 150 लोग तो हमारे पास पहले से ही थे, तो 150 लोगों में और कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि वो 225 हो जाए। तो 225 में से अगर 150 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गए 75। तो 75 लोगों की और आवश्यकता पड़ेगी उन बाद के 45 दिन में काम करने के लिए जिससे कि काम हमारा तय समय में पूरा हो जाए। तो कितने और लोगों को लगाया जाना चाहिए, 75 लोगों को। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 9600 becomes 1.5 times of itself on simple interest at 5% per annum। तो 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 9600 रुपए की राशि कितने वर्षों में स्वयं की 1.5 गुना हो जाएगी। तो भाई अमाउंट कितना है, 9600 रुपए, मतलब जो मूलधन है वो कितना है, 9600 रुपए। हमें बताना है कि 5% जो है रेट दर कितनी है, 5%, और जो है 1.5 जो आपका मूलधन है प्लस जो ब्याज है वो मिलकर इस राशि का 1.5 गुना कितने समय में हो जाएगा, है ना। हाँ समय बताना है ना, कितने समय में हो जाएगा। तो हमें यह बताना है कि जैसे मूलधन आपके पास है, मूलधन है कितना भाई आपके पास, ये है 9600 रुपए। रेट परसेंटेज कितनी दे रखी है, 5% वार्षिक। और जो हमें बताना है कि मूलधन प्लस जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो मिलके इस 9600 का 1.5 1.5 गुना कितने समय में हो जाएगा, समय हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को आप समझ गए, मूलधन दे रखा है, रेट परसेंट दे रखी है, हमें निकालना है वो टाइम जिसमें जो अमाउंट है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो
सिंपली हमें कहना है कि साधारण ब्याज ही निकालना है और इसमें जो है मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा और वो कितना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, है ना। तो अब आप जो है क्वेश्चन को या तो आप फॉर्मूले से करो, लंबे मेथड अपनाओ, या फिर थोड़ा दिमाग चलाओ इस क्वेश्चन में। कैसे? कोई भी जो संख्या होती है या कोई भी धन होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है या फिर 100% होता है। ये बात तो आपको परसेंटेज में जो है पक्का पक्का याद ही रखनी है कि कोई भी संख्या, कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, पूरा 100% होता है, 100% होता है ना। ये बात तो आप समझते हो। तो हमें जो है टोटल जो अमाउंट बनाना है वो कितना बनाना है, 1.5 गुना बनाना है। 1.5 गुने का मतलब कितना है, 150% हमें उसको बनाना है। तो धन अपने आप में ही, ये जो मूलधन है ये कितना है, 100% है। ये अपने आप में ही कितना है, 100%। और 50% क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, है ना। तो मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है हमारे पास 100% और सिंपल इंटरेस्ट अगर हम इसमें 50% और जोड़ दें तो ये टोटल मिलकर अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150% या फिर 1.5 टाइम्स। समझ गए इस वाली बात को। तो 100% तो मूलधन है और 50% इसमें जुड़ जाएगा साधारण ब्याज। इससे जो है हमारा जो है धन कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, रेट की परसेंटेज है हमारे पास 5% वार्षिक। रेट की जो दर दे रखी है वो दे रखी है 5%। तो 5% को 50% बनने में कितना समय लगेगा, हर साल 5% ब्याज है, 5% को 50% बनने में कितना समय लगेगा, तो 10 साल लग जाएंगे। अगर आप इसकी 10 से गुणा कर दोगे, 10 पंजे 50, तो ये हो जाएगा 50%। तो 5% की दर से 50% बनने में कितना समय लगेगा, 10 साल लग जाएंगे आपको, 10 ईयर्स। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, 10 ईयर्स। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक तो बेसिक तरीका है कि साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और आप फॉर्मूले में रख दो और फिर साधारण ब्याज को और मूलधन को जोड़ दो और उससे आपको जो है टाइम निकल जाएगा। एक तो वो सिंपल फॉर्मूले वाला जो है आपका तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। सोचना क्या था कि कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है और हमें उसको क्या बनाना है, 150% बनाना है, क्योंकि 1.5 गुना करना है। तो मतलब 50% क्या रहा होगा, साधारण ब्याज। तभी तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिलकर अमाउंट बना होगा और वो हो जाएगा 150%। तो मूलधन है आपके पास 100% और 50% साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 5% वार्षिक। तो 5% को 50% बनने में कितना समय लगेगा, 10 साल लगेंगे। तो जो अमाउंट है 1.5 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे। इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 5,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है ना। तो भाई 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो इसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 5 + 5 + 5 × 5/100। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 5 पंजे 25/100। तो नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10.25%। तो 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 10.25%। तो अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे 5,000 का 10.25% निकालना है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और 1 जीरो है ये, तो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। या फिलहाल अभी जो है 10.25 की आप 5 से गुणा कर लो और ये जीरो तो इधर लिखा ही जाएगा, है ना। तो 5 पंजे 25 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 बचा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 5 ही करना 5 और 1 जीरो ये था ही। तो 2 पॉइंट के 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 512.50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने सीधा सीधा कर लिया। दूसरा, कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका क्या होता है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी तो आप ऐसे भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप एग्जाम में अपना टाइम बचा पाए। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी मुश्किल आ जाए तो उस कैलकुलेशन को यूनिट डिजिट की मदद से या फिर जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उनकी मदद से जो है आप कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाएं और जो है अपना एग्जाम में टाइम बचा लें। तो जैसे कि हमको यहाँ पर क्या निकालना था, 5,000 का 10.25% निकालना। तो 5,000 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% कितना होता है, तो 5% का 100% होता है 5,000, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है ना।
ये बात तो आप समझते हैं। और 5,000 का अगर मैं 5,000 का आपसे 10% निकालना चाहूँ तो 10% कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा 9 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ जाएगा 500। तो मतलब जो जो जैसे हमने 100% निकाला तो वो वैल्यू कंप्लीट होगी 5,000, 10% निकाला तो वो आ गई 500, मतलब एक पॉइंट इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे ये 5,000 था तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा 500। ऐसे अगर हमें 5,000 का 1% निकालना चाहो तो एक पॉइंट इधर और शिफ्ट हो जाएगा और 5,000 का 1% हो जाएगा 50। ऐसे ही अगर मैं 5,000 का 0.1% निकालना चाहूँ तो एक पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो जैसे 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 100%, 10%, 1% हम करते चले जाते हैं, पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। ये बात आप समझ गए। उसके बाद हमें निकालना था 5,000 का 10.25%। तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। तो 10% की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 500। अब हमें 0.25% की वैल्यू और निकालनी है। तो 5,000 का 1% कितना हो जाएगा, 5,000 का 1% हो जाएगा 50। और 1% को अगर हम 4 से भाग करें तो कितना आता है, 0.25%। तो यहाँ पर भी 4 से भाग कर देंगे तो 50 को 4 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.50। तो 0.25% की वैल्यू कितनी आ गई, 12.50। अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये 10% की वैल्यू है, ये है 0.25% की वैल्यू। और 10.25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 512.50। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है ये वाली अप्रोच भी आप समझ गए होंगे। जब कैलकुलेशन मुश्किल आएगी तो आप ये टुकड़ों में तोड़ के 10%, 0.25%, 1% इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को आसान बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, द एवरेज ऑफ 40, 50, 60 एंड 70 40, 50, 60 और 70 का औसत बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चारों संख्याओं को जोड़ के 4 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो है आपके पास 40, 50, 60 और 70। तो 40 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 100, 100 प्लस 70 170, 70 प्लस 5 120, 220 सॉरी। तो ये आ जाएगा 220 अपॉन 4 से भाग कर दो, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 55। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और बे बारी बारी से काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टरनेट जो है वर्क का जो है क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को ए कर सकता है 12 दिन में और बी जो है 18 दिन में, अगर वे एक अकेले अकेले काम को पूरा करें। लेकिन वे क्या करते हैं, पहले ए काम करता है, एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, तीसरे दिन ए काम करता है और चौथे दिन बी काम करता है। इस तरह से अल्टरनेट डेज पर जो है काम को करते हैं। तो हमको बताना है कि जो ये टोटल काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए कर सकता है भाई 12 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, और टोटल काम है कितना, 36 यूनिट। अब पहले दिन जो है वे बारी बारी से काम करते हैं और ए जो है काम करना स्टार्ट करता है। तो पहले दिन ए काम करना स्टार्ट करेगा और कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट काम कर लेगा। अब आता है दूसरा दिन, अब दूसरे दिन बी काम करेगा और कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट। तो काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया आपके पास 5 यूनिट, 3 प्लस 2 5 यूनिट। और आपको दिन कितने लगे, डेज कितने लगे, तो दिन लगे, एक दिन तो ये लगा और एक दिन ये, टोटल मिला के 2 दिन, है ना। तो काम हुआ आपका 5 यूनिट और आपको दिन कितने लग गए, 2। हमें काम कितना करना है, 36 यूनिट काम करना है ना। तो 36 यूनिट काम करने के लिए 5 यूनिट में लगते हैं 2 दिन। तो अगर आप यहाँ पर 7 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी 7 से गुणा कर दो तो 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 35, 35 वर्ग, और दिन कितने लग जाएंगे, 7 दूनी 14 दिन। तो 35 काम हो जाएगा कितने, 14 दिन में आपका 35 काम हो जाएगा। लेकिन काम आपको कितना करना है, 36 काम करना है। 35 काम आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है एक काम बचा और एक काम ये फिर से ए करेगा, क्योंकि ये जो है ये सर्कल तो इनका जो पूरा हो गया, ए और बी है ना। 2 दिन काम करते हैं, पहले दिन काम करता है ए, दूसरे दिन काम करता है बी। तो ये तो कंप्लीट साइकिल इनका हो गया 35 काम का 14 दिन का, है ना। अब जो है बारी आती है फिर से ए की, और ए जो है एक दिन में काम करता है 3, लेकिन काम जो शेष बचा है सिर्फ 1 यूनिट काम बचा है, क्योंकि 35 यूनिट तो हमने काम कंप्लीट कर लिया। तो 1 यूनिट काम
और 3 जो है काम करता है, तो कितने दिन में कर लेगा, 1/3 दिन में। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 14 सही 1/3 डेज। तो टोटल काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 14 सही 1/3 दिन। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, ये हमारा पेपर था DSSS PGT साइकोलॉजी मेल, जो हुआ था आपका 22 जून 2023 को। इसके हमने मैथ्स जो जनरल सेक्शन है उसमें मैथ्स आता है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इसके रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो हैं उसको हम शाम को जो हमारी 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है उसमें कवर कर लेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए या जितनी भी हमारी क्लासें हो रही हैं, ये जनरल सेक्शन मैथ और रीजनिंग वाले, इन सभी के आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो कहाँ पर मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।